सोचिए, जब इसी देश के एक सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी का बलात्कार हो जाता है, उसके बाद निर्मम हत्या हो जाती है, तो इससे आज हमारे इन वीर जवानों की आत्मा को कितना दुख पहुंचता होगा और उनकी आत्मा शायद ये सब देखकर आज कितना रो रही होगी। उन्होंने इस देश की रक्षा तो कर ली, लेकिन आज भी हमारे देश में हमारी सीमाओं के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोलकाता की घटना ने आज पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और यह घटना अब देश के हर नागरिक के लिए एक शूल जैसी बन गई है जो उनके सीने को लगातार रक्त रंजित कर रही है। आज से 12 साल पहले वर्ष 2012 में जब दिल्ली में निर्भया गैंगरेप की घटना हुई थी, उस समय पूरा देश जाग गया था, पूरे देश की आंखों में आंसू थे और पूरे भारत में उस घटना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। और आज 12 वर्षों के बाद फिर से देश के लोग जाग गए हैं और आज देश भर में इस घटना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले दिल्ली के इंडिया गेट से आई हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने कोलकाता की निर्भया के लिए ये कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ मांगा है। और याद कीजिए, 12 वर्ष पहले भी इसी इंडिया गेट पर इसी तरह का एक कैंडल मार्च निकाला गया था, तब निर्भया के लिए। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे देश के लोग जागते तो हैं, 2-4 दिन के लिए आंसू भी बहाते हैं, लेकिन बाद में ऐसी तमाम घटनाओं को बहुत जल्दी भूलकर सो भी जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। निर्भया कांड जब हुआ था तो ऐसा लगा था कि देश जाग उठा है, हमारा समाज जाग उठा है, अब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। कानूनों में भी हमने बड़े बड़े बदलाव किए, सजाओं को और सख्त कर दिया ताकि अपराधियों को भी डर लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना तो अपराधियों को डर लगता है, ना समाज में कोई सुधार हुआ है और आज भी वैसी ही घटनाएं आज भी आपको देखने को मिल रही है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की है कि हमारे सारे डॉक्टर सेफ फील करें एंड जस्टिस फॉर द गर्ल्स हु got brutally raped and murdered। और हमने पहले दिन से ही बता रखा है कि हमें जो विक्टिम है उनके लिए जस्टिस चाहिए और हमें एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए कि ये दोबारा ना हो। आपने 14 तारीख की रात में ही देखा कि इतना पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा की जाए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स उनकी सुरक्षा की जाए, उसके बावजूद 1000 लोगों की मॉब आकर के अस्पताल में हमला कर देती। तो इसीलिए हम लोग खड़े हुए हैं कि जब हम प्रोटेस्ट करते टाइम ही ये हो जा रहा है तो बाद में क्या होगा। में जो हुआ है रेजिडेंट्स के लिए अरेंजमेंट्स होने चाहिए। ये क्या तमाशा है कि इन्हीं के ऊपर सारे हॉस्पिटल्स चलते हैं आफ्टर द रूटीन आवर्स और इनके लिए एक जगह भी नहीं होती है बैठने के लिए, सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। अभी ये अपने देश की लड़ाई है, हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षितता की बात आई है, इसलिए अभी सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग नहीं करते हैं कि तुरंत से तुरंत आप सीपीआई का कोई तो भी सीपीआई एक्ट लागू कर दिया जाए और जिसके कारण हमारे सारे लोग सिक्योर फील करेंगे। जानते हैं, सबसे दुख की बात यह है कि ये जो डॉक्टर्स आपने देखे सारे युवा डॉक्टर्स हैं, ये हमारे देश के सबसे मेधावी छात्रों में से एक हैं, क्योंकि जब डॉक्टर आप बनते हैं तो टैलेंट की आवश्यकता होती है, आपको मेधावी तो होना ही होता है, वर्षों की मेहनत करनी पड़ती है। और ये हमारे देश की क्रीम है, वो बच्चे जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की है, तपस्या की है। इनके माता पिता ये सपना देखा करते थे कि एक दिन हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, और अब ये डॉक्टर बन गए और आज ये डॉक्टर सड़कों पर परेशान होकर घूम रहे हैं क्योंकि ये सुरक्षा चाहते हैं। और आज भी हमें काम करने की जगह पर यानी इनके वर्क प्लेस पर कोई बुनियादी सुविधाएं
दे नहीं पा रहे हैं। अभी किसी एक डॉक्टर ने कहा कि उनके पास ऐसी भी जगह नहीं है जहां बैठकर वो सुस्ता सकें या थोड़ी देर की एक नींद भी ले सके। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम अपने डॉक्टर्स की आज इज्जत तो करते हैं। हमारे देश में आज भी डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहा जाता है, उसे भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन उस भगवान के रूप को हम एक बैठने की जगह नहीं दे सकते, उसे बुनियादी सुविधाएं आज भी हम नहीं दे सकते। और आज भी अगर आप देखेंगे सरकारी अस्पतालों का कितना बुरा हाल है, आप खुद जानते हैं अगर आप में से बहुत सारे लोग सरकारी अस्पतालों में गए होंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 17 अगस्त को, यह तिथि आप याद रखिएगा, 17 अगस्त को देश भर के डॉक्टर यानी पूरे देश के डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे और इस दौरान इमरजेंसी के अलावा बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इसलिए 17 अगस्त को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको अस्पताल उस दिन जाना भी पड़े तो सोच समझकर जाइएगा, क्योंकि देश भर के डॉक्टर उस दिन हड़ताल पर होंगे। और आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है कि अब से सभी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए किसी भी हमले की घटना में 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करानी होगी और अगर कोई मेडिकल संस्थान ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पूरा देश सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता है और वो सवाल ये है कि क्या ये रेप और मर्डर का मामला है या फिर ये गैंग रेप और मर्डर का मामला है। यानी जो आरोपी है जिसने ये काम किया है, क्या वो एक आदमी था या फिर वो कई लोग थे। आज सीबीआई की टीम क्राइम सीन पर एक 3D लेजर स्कैनर के साथ पहुंची, जिससे घटनास्थल से ऐसे डिजिटल साक्ष्य और ब्लूप्रिंट तैयार किए जाएंगे जिनसे यह पता चल पाएगा कि 8 और 9 अगस्त की रात को जब यह घटना हुई उस समय इस सरकारी अस्पताल के इस सेमिनार हॉल में कुल कितने लोग मौजूद थे। और ये वो 3D स्कैनर है जिसका विदेशों में भी काफी इस्तेमाल होता है और इसकी मदद से कई देशों में अपराध की मुश्किल से मुश्किल गुत्थियों को सुलझाया गया है। इसलिए आज इस 3D स्कैनर के जरिए सीबीआई पता करेगी कि उस रात क्या हुआ था, कितने लोग उस जगह पर मौजूद थे। और जब तक इस मामले में कोलकाता पुलिस जांच कर रही थी तब तक उसका यही दावा था कि ये एक रेप और मर्डर की घटना है और इसमें शामिल आरोपी को उसने गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसका नाम है संजय रॉय और ये 33 वर्ष का एक आदमी है। पुलिस का कहना है कि संजय रॉय ने 8 और 9 अगस्त की रात को अस्पताल के पीछे शराब पी, यौन उत्पीड़न के हिंसक वीडियो देखे और इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और पुलिस का यह भी कहना था कि उसके पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें सिर्फ संजय रॉय ही एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो उस दिन बिना किसी कारण के बाहर से अस्पताल के अंदर आया था और कोलकाता पुलिस के मुताबिक उसने इस केस को लगभग सुलझा लिया था, वो आरोपी तक पहुंच गई थी। लेकिन इस मामले में गैंग रेप का एंगल तब आया जब भारतीय डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने यह दावा किया कि उन्होंने पीड़ित डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा है, पढ़ा है और इसके मुताबिक जांच में पीड़ित डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है, जो एक व्यक्ति का हो नहीं सकता। और वो पूरे दावे के साथ ये कह रहे हैं कि ये गैंग रेप का ही मामला है। यहां हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब तक ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है और ना ही हमने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, इसलिए हम पूरे दावे के साथ, विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही है या नहीं। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यह गैंग रेप का मामला हो सकता है और यह बात तब पता चलेगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन अगर इन डॉक्टर साहब के दावे में जरा भी सच्चाई है तो इससे यह मामला गैंग रेप का बन सकता है और शायद यही कारण है कि सीबीआई भी अभी सिर्फ इसी बात की जांच कर रही है कि उस दिन घटनास्थल पर कुल कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि अगर एक बार यह पता चल गया तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह रेप का मामला है या फिर यह गैंग रेप का मामला है। यहां एक और सवाल यह है कि अगर यह गैंग रेप का मामला है तो फिर अस्पताल के सीसीटीवी वीडियो में सिर्फ एक ही आरोपी अंदर जाता हुआ क्यों दिख रहा है, और अगर यह गैंग रेप है तो फिर क्या बाकी के आरोपी पहले से ही अस्पताल के अंदर मौजूद थे। तो यह भी एक थ्योरी हो सकती है कि यह जो संजय रॉय नाम का आदमी है यह बाहर से अंदर गया
अस्पताल के और दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं वो पहले से ही अस्पताल में मौजूद हों। यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि आरोपी संजय रॉय को यह बात किसने बताई कि इस 7 मंजिला अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर मौजूद एक सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर अकेले सो रही है, क्योंकि वो सीधे वहां कैसे पहुंचा। आप खुद सोचिए, अगर यह आरोपी नशे में था, शराब पीकर अस्पताल में आया था, तो ये सीधे तीसरे मंजिल के उसी सेमिनार हॉल में कैसे पहुंच गया जहां यह महिला डॉक्टर सोने के लिए गई थी। और क्या इसे किसी ने यह बताया था कि वहां या फिर वहां पर कुछ और हुआ था, यानी कुछ और लोग भी वहां पर शामिल थे। इन तमाम सवालों के जवाब अब सीबीआई भी ढूंढ रही है, जिसके लिए उसने उन 4 डॉक्टरों से आज पूछताछ की है जो वारदात वाले दिन इस महिला डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर मौजूद थे, और इन डॉक्टरों ने उसके साथ रात में खाना भी खाया था। इसके अलावा सीबीआई ने इस अस्पताल की मौजूदा प्रिंसिपल और पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ की, जिससे ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ तो ऐसा है जो अभी सबके सामने आना बाकी है। और अभी इस मामले की जांच जिस दिशा में जा रही है और जिस तरह के बयान कोलकाता पुलिस की तरफ से आए हैं, उनसे अस्पताल की भूमिका को लेकर भी कई तरह के संदेह पैदा होते हैं। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस उन ट्रेनी डॉक्टरों को सिर्फ इस बात के लिए गिरफ्तार तो नहीं कर सकती जो घटना के वक्त अस्पताल में वहां मौजूद थे। और इस बयान से पता चलता है कि इस मामले में हो सकता है कि अस्पताल के अंदरूनी कुछ लोग हों कि उनकी पूछताछ, गहन पूछताछ चल रही हो, या हो सकता है उनका भी कोई हाथ नजर आता हो। I have been telling from day one that we have nothing to hide. We have nothing to hide. Only on the basis of evidence. These are young boys, talented boys. I cannot arrest them just because he was present on duty on those at that particular place of duty. कोलकाता के जिस सरकारी अस्पताल में घटना हुई, वो अस्पताल पहले से भी काफी विवादों में रहा है। आप शायद इस अस्पताल के बारे में जानते नहीं होंगे। कोलकाता के लोग तो जानते हैं, जो यहां काम करते हैं वो जानते हैं, लेकिन देश के बाकी लोगों को इस अस्पताल की पुरानी कहानियों के बारे में पता नहीं होगा। आज हमने कुछ कहानियों को खोद कर निकाला है, और इस अस्पताल की कई ऐसी कहानियां हैं जो न सिर्फ बहुत डरावनी है, बल्कि इन कहानियों का मौजूदा घटना से भी एक संबंध हो सकता है। कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जो आपको ऐसा लगेगा जब मैं वो कहानी आपको सुनाऊंगा जैसे आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं। इस अस्पताल का नाम है आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, जो भारत के सबसे पुराने अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में से एक है, और इसकी स्थापना डॉक्टर राधा गोविंद कर ने आज से 138 वर्ष पहले वर्ष 1886 में की थी, और वर्ष 1958 में यह एक सरकारी अस्पताल बन गया था। लेकिन देश में इस अस्पताल की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वर्ष 2001 में, जब सौमित्र बिस्वास नाम के एक ट्रेनी डॉक्टर ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उस समय ज्यादातर ट्रेनी डॉक्टर्स का यह आरोप था कि सौमित्र बिस्वास की हत्या हुई है, और उनके शव को हत्या के बाद बड़े सुनियोजित तरीके से पंखे से लटका दिया गया, और इस साजिश के पीछे उन्होंने अस्पताल का मैनेजमेंट और कुछ स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन डॉक्टरों और छात्रों का कहना था कि इस समय इस अस्पताल में बाहर से प्रोस्टिट्यूट्स को लाकर पॉर्न वीडियो बनाए जाते हैं। बहुत बड़ा आरोप इस अस्पताल पर लगा है कि बाहर से सेक्स वर्कर्स को यहां लाया जाता है, उनके साथ पॉर्न वीडियोस इस अस्पताल में बनाए जाते हैं, और कई बार तो शवों के साथ भी पॉर्न वीडियोस बनाए गए। और जब सौमित्र बिस्वास को अस्पताल में काम करते हुए इस रैकेट के बारे में पता चला, इस गोरख धंधे के बारे में पता चला, और उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत करने का फैसला किया, तो आरोपों के मुताबिक उनकी हत्या कर दी गई, और इस पूरे मामले को एक आत्महत्या का मामला बना दिया गया। और अगर आप इस घटना को देखें तो इस मामले में भी इस महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को पहले आत्महत्या का मामला बताया गया, और सबसे बड़ी बात यह कि इस घटना में जो आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है वो भी अस्पताल के पीछे यौन उत्पीड़न के पॉर्न वीडियोस देखकर ही आया था, जिससे यह पता चलता है कि इस अस्पताल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, और यहां इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही। अब आगे चलते हैं। वर्ष 2003 में एक हाउस स्टाफ ने इस अस्पताल में
आत्महत्या कर रही थी। और फिर वर्ष 2016 में भी एक डॉक्टर की सड़ी हुई लाश इस अस्पताल से बरामद हुई थी, जबकि पिछले ही साल एक इंटर्न डॉक्टर की इसी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। बड़ी बात यह है कि इन सभी मामलों में डॉक्टरों द्वारा कई आरोप लगाए गए, लेकिन इनमें से एक भी मामले में आज तक इन आरोपों की कभी कोई पुष्टि नहीं हुई। और इससे पता चलता है कि इस अस्पताल में जो घटनाएं हुई हैं या होती हैं और उन्हें लेकर जो आरोप लगते हैं, वो आरोप एक रहस्य बनकर रह जाते हैं। इस अस्पताल के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बहुत एक रहस्य की तरह लगती हैं, एक मिस्ट्री की तरह लगती है। और आज आपको यह बात भी याद रखनी चाहिए कि इस अस्पताल में सीबीआई को जांच तब मिली जब क्राइम सीन कुछ दिनों तक कोलकाता पुलिस के नियंत्रण में था। इसलिए सीबीआई की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वो इस केस को सुलझाएगी कैसे। अगर दुनिया में राजनीति का कोई ओलंपिक खेल होता तो उसमें भारत के नेता सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर लाते। और इस बात को आप आज इन तस्वीरों से समझिए। जिस पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री होने के नाते ममता बनर्जी को इन अपराधों को रोकना था, उनका पहला कर्तव्य इन अपराधों को रोकने का था, उनकी जिम्मेदारी थी। और उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को मजबूत रखना था। डॉक्टर्स और अस्पतालों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी। आज वही ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर इस घटना के विरोध में विशाल जुलूस निकाल रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पुलिस इस मामले की 90% जांच पूरी कर चुकी है और अब सीबीआई को सिर्फ शेष 10% जांच पूरी करनी है। और उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई अब कुछ भी करके 18 अगस्त तक इस घटना के दोषी को फांसी पर लटकाए। 18 अगस्त तक। सोचिए, आज 16 अगस्त हो गई और ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर सीबीआई पूरा केस सॉल्व कर ले और आरोपी को फांसी पर भी लटका दे। এবং যারা এই ব্যাপারটা প্রতিবাদ করছেন রাজনৈতিক চক্রান্তে না গিয়ে, রাজনীতিক ছোবলে কামড় না দিয়ে সঠিক অর্থে ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসি ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। ममता बनर्जी विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि इस घटना में ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। और बीजेपी ने भी इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस पूरी घटना पर जांच से ज्यादा अब राजनीति हो रही है। आप खुद बौखलाए हुए हैं, जवाब आपको जुबान से नहीं निकालते हैं। आप सारे घटना को आम लोगों के सामने घुमा फिरा के, तोड़ के, मोड़ के आप पेश करना चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों की निगाहों में आप और आपके पार्टी निर्दोष साबित हो सके। बस यही आपका मंशा है। आपको कैसे पता चलेगा कहां से कहां जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज के अंदर? कैसे पता चलेगा आपको? आपको किसी ने ब्लूप्रिंट दिया और फटाफट 25-30 मिनट के अंदर ये काम निपटाने के लिए कहा गया। पूरा ब्लूप्रिंट के साथ ये लोग गए तोड़फोड़ करने के लिए। किसने तैयार किया? प्रिंसिपल का भी कोई बयान नहीं लिया। वो पुलिस 150 इतना सारा सीमन के बाद भी बोलता है कि वो एक आदमी का है। एक आदमी ने उतनी बुरी तरह से मारा, उसका फोटो दिखा, मैंने पब्लिश नहीं कर सकती हूँ। भाई सरकार आपकी है ना, वहाँ पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रही। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहाँ पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। West Bengal state government must
tell the people in a convincing way how the government has been taking strong action against culprits, how the government is considering to concede the demands made by doctors and other medical personnel. Instead of that, West Bengal government should not engage in blame game, accusing the opposition parties. इस सब के बीच आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस घटना पर दुख जताया है और कहा है कि अगर पुलिस इस अस्पताल की और डॉक्टरों की रक्षा नहीं कर सकती तो इस अस्पताल को बंद कर देना चाहिए और यहां मौजूद मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ कि अस्पताल के बाहर 7,000 लोगों ने इकट्ठा होकर हिंसा की और पुलिस के खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी और पूरा सुरक्षा तंत्र उस दिन फेल हो गया। जबकि कोलकाता पुलिस का कहना है कि उसने इस हिंसा में अब तक सिर्फ 19 लोगों को गिरफ्तार किया है इन हजारों लोगों में से। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस इन आरोपियों का नाम और उनकी पहचान को सार्वजनिक कर रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि पूरे देश को यह पता तो चलना चाहिए कि जिन लोगों ने उस दिन इस अस्पताल पर हमला किया वो लोग कौन थे। लेकिन हमारे देश में असल में दुख की बात यह है कि इस तरह के बलात्कार के मामलों पर भी राजनीति होती है और हमारे देश के नेता सबसे पहले यह देखते हैं कि यह बलात्कार की घटना किस राज्य में हुई है। आपको याद होगा, इस तरह की घटना अगर उत्तर प्रदेश में हो जाती, 2020 में आपको याद होगा हाथरस में भी एक ऐसी घटना हुई थी और 2017 में उत्तर प्रदेश में एक उन्नाव में ऐसी घटना हुई थी। और आपको यह याद होगा हमारे देश के तमाम विपक्षी नेताओं ने, हमारे तमाम बुद्धिजीवियों ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना लिया था और हमारे देश के तमाम बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश पहुंचने लगे थे, परिवारों से मिलने लगे थे और उस समय यह एक बड़ा मुद्दा बना था। लेकिन वही नेता जो हाथरस में इतने एक्टिव थे, उत्तर प्रदेश में इतने एक्टिव थे, वो लोग कोलकाता नहीं जा रहे हैं। आलोचना तो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में बैठकर बयान भी दे रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमारे देश के बड़े बड़े विपक्षी दलों में से कितने बड़े बड़े नेता कोलकाता अभी तक गए हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आज भी हमारे देश में जो राजनीति होती है वो राज्य देखकर होती है, धर्म देखकर होती है, जाति देखकर होती है। लेकिन हमारा यह कहना है कि बेटी किसी की भी हो, किसी भी राज्य में हो, महिला किसी भी राज्य की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई है तो उस पर समान नियम लागू होना चाहिए।